नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूक्रेन ने कैसे किया यह सब? क्या दुनिया ने युद्ध का कोई नया इतिहास देख लिया है? नया वर्तमान जरूर ही देखा, और वो वर्तमान है ड्रोन का। ड्रोन भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान हो चुका है। इसका समय आ गया है और हमारे सामने है। ड्रोन को लेकर फ्यूचर टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में बात होनी चाहिए। जो देश ड्रोन के मामले में पिछड़ गए हैं वो चुनावी भाषण दे सकते हैं, लेकिन जिन देशों ने ड्रोन की सेना तैयार कर ली है उनकी तैयारी आप देख सकते हैं। यूक्रेन ने ड्रोन के इस हमले से ड्रोन को लेकर सारी समझ बदल दी है। अगर आपके पास Tu-95, J-10 या रफाल जैसे लड़ाकू विमान नहीं हैं, तब भी आप ड्रोन से इनका मुकाबला कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। 500 से लेकर $1000 का एक ड्रोन 1000 करोड़ के लड़ाकू विमान को नष्ट कर सकता है। लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए लड़ाकू विमान ही नहीं चाहिए, ड्रोन से भी गिराए जा सकते हैं। इसी के साथ यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने सीमाओं की सुरक्षा को भी भेद दिया है। सस्ते ड्रोन की मदद से दूसरे देश की सीमा आसानी से पार की जा सकती है। भारत और पाकिस्तान के टकराव के दौरान आप सभी ने देखा कि किस तरह तुर्की के सस्ते ड्रोन की मदद से पाकिस्तान एक साथ 15-15 शहरों पर हमला कर रहा था और जवाब भारत भी दे रहा था। हम तब भी इस बात को समझ नहीं पाए कि ड्रोन ही युद्ध का वर्तमान है और बमवर्षक विमान युद्ध का इतिहास। एक झटके में युद्ध की संरचना और समझ बदल जाती है। भारत ने पाकिस्तान को ड्रोन देने के कारण तुर्की का विरोध शुरू हो गया, जबकि बहस इस बात पर होनी चाहिए थी कि तुर्की की तरफ भारत ने ड्रोन की सेना क्यों नहीं बनाई। यूक्रेन के हमले के बाद भी बहस हो सकती है कि यूक्रेन 20-20 लाख ड्रोन का उत्पादन कर रहा है, भारत खुद से कितने ड्रोन बना रहा है। यह काम नेता प्रतिपक्ष का नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने फरवरी महीने में ही युद्ध के मैदान में ड्रोन की भूमिका को लेकर एक वीडियो बनाया और कहा कि भारत की तैयारी नहीं दिखती। ड्रोन के आगमन से दुनिया प्लेटफॉर्म से अब नेटवर्क युद्ध के चरण में प्रवेश कर चुकी है। तुर्की और यूक्रेन के ड्रोन से साफ हो जाता है कि जिस देश को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी सेना को आधुनिक बनाना होता है वह अपनी सेना को बना लेता है। लेकिन भारत में केवल रफाल और तेजस की बात होती रही, ड्रोन की भी हुई, लेकिन ड्रोन की हमारी क्षमता पर बात करेंगे तो आप शायद तुर्की और यूक्रेन के बराबर पहुंचते नहीं दिखेंगे। आखिर जिस देश के पास कुछ नहीं है, वह 3 साल से युद्धरत है, वह यूक्रेन कैसे 20-20 लाख ड्रोन का उत्पादन कर रहा है, वह भी युद्ध के दौरान। यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर ड्रोन से अटैक किया, इसकी प्रतिध्वनि भारत में सुनाई दे रही है। भारत में ड्रोन को लेकर कितनी सतही बहस हुई। पर्यटकों से कहा गया तुर्की का विरोध कीजिए, सरकार से नहीं पूछा गया ड्रोन बनाने के मामले में आप कहां खड़े हैं। इतने कम समय में तुर्की और यूक्रेन ने गेम कैसे बदल दिया? भारत इस गेम में कहां है? भारत विमानों के गिराए जाने की खबर छिपाने में लगा रहा। रक्षा प्रमुख के बयान के बाद भी नहीं बताया जा रहा कि कितने विमान गिरे हैं। गिरने वाला विमान रफाल है या ग्लाइडर है? रूस ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि यूक्रेन ने उसके बमवर्षक विमानों को नष्ट किया है। पूरी दुनिया यूक्रेन की इस कार्रवाई पर हैरान है। कैसे यूक्रेन 18 महीने तक इस हमले की तैयारी करता रहा, इस पर बात हो रही है। लेकिन एक बड़ा खतरा फिर से मानवता पर मंडराने लगा है। परमाणु हमले का खतरा है। यूक्रेन इस हमले से बहुत सारी आशंकाओं को जन्म दे रहा है और बहुत सारी धारणाओं को ध्वस्त भी कर रहा है। घुड़सवारी कर, जिम जाकर, कुत्ते के साथ दिखकर, तैराकी करते हुए हर समय अपने आप को सत्ता के शिखर पर दिखाने के लिए कितना जुगाड़ लगाया गया। इतने बड़े रूस में केवल पुतिन ही दिखाई देते हैं। पुतिन के नेतृत्व में रूस ने किसी देश की बात नहीं मानी। उसे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा रहा होगा कि नेटो से लेकर अमेरिका सबसे भिड़ गया। अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता रहा, परवाह नहीं की, लेकिन यूक्रेन पर हमला नहीं रोका। उधर कई बार सूट बूट में इमेज मैनेजमेंट की सारी कोशिशों पर ढीले ढाले कपड़े वाला भी भारी पड़ गया। जेलेंस्की ने मजबूत नेता की तरह दिखने वाले पुतिन को सख्ते में डाल दिया है। यह भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त इस्तांबुल में दूसरे दौर की शांति वार्ता होने वाली थी, उसी समय हमला कर जेलेंस्की ने दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। आप इन्हें विजेता और बहादुर की तरह देखना बंद कर दीजिए। अपने देश को युद्ध में झोंकने वाले नेता कभी मानवता का और देश का भला नहीं करते। मजबूत नेता की चाहत रखने वाली जनता को अपना कलेजा मजबूत कर लेना चाहिए।
और युद्ध के विनाश को गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर जगह इसकी जानकारी है कि यूक्रेन रूस के भीतर तक कैसे पहुंच गया। 3 साल से रूस युद्ध की स्थिति में है, कितनी चौकसी होगी वहां। 2023 में भी मॉस्को में हमला हुआ, रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया, यूक्रेन ने इनकार कर दिया, लेकिन इस बार यूक्रेन ने इनकार नहीं किया। ज़ेलेंस्की तो कहते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए जो दफ्तर बनाया गया था वह रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के हेडक्वार्टर के ठीक बगल में था। क्या रूस की खुफिया एजेंसी को इस स्तर पर चकमा दिया जा सकता है? यकीन नहीं होता। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, अब तो खतरनाक मोड़ पर पहुंचा है। सोचिए, इस युद्ध को रुकवाने के नाम पर बीजेपी के लिए प्रचार का वीडियो बन गया था। भारत की जनता को कितना बेवकूफ बनाया जाता है कि पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा का इस घटना पर बयान तक नहीं आया है। यूक्रेन ने जो हमला किया है, रूस को अपनी शक्ति पर भरोसा है, लेकिन यूक्रेन ने नेटो और अमेरिका के सहारे लड़ते हुए भी खुद पर भरोसा बनाए रखा और एफपीवी ड्रोन का उत्पादन लाखों में पहुंचा दिया। क्या भारत ऐसा कर पाया? भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्या इसलिए कि सारा समय रोड शो में खत्म हो गया? ज़ेलेंस्की के हमले से हैरानी तो है, लेकिन याद रखना चाहिए 3 साल के लंबे युद्ध से भी दोनों में से किसी देश को विनाश के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। जहां लोकतंत्र नहीं होता वहां यही सब होता है। युद्ध होता है मगर युद्ध का रिजल्ट हमेशा 0 में नजर आता है। आप यूक्रेन के संदर्भ में युद्ध का पूरा विरोध कर सकते हैं, कोई एफआईआर नहीं होगी। ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ गुप्त तरीके से हो रहा था। इस युद्ध में ड्रोन की एंट्री बहुत पहले हो चुकी है। रूस ने भी कई हमलों को ड्रोन से अंजाम दिया। यूक्रेन के हमले से एक दिन पहले ही यूक्रेन के खार्किव और ओडेसा इलाके में रूस ने ड्रोन से भयंकर हमला किया था। इस हमले में एफपीवी ड्रोन के इस्तेमाल की बात की जा रही है। एफपीवी का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, यानी ऐसे ड्रोन जो दूर से किसी ड्राइवर द्वारा संचालित किए जाते हैं। जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे ही ड्राइवर देख पाता है कि ड्रोन कहां उड़ रहा है। यूक्रेन की सेना के हैंडल पर ऐसे तमाम वीडियो में लिखा होता है वो आर्मी ऑफ ड्रोन्स है, यानी ड्रोन विमानों की सेना है। मार्च महीने में खबरें छपी हैं कि 2025 में यूक्रेन 45 लाख एफपीवी ड्रोन खरीदने वाला है। यह जानकारी खुद यूक्रेन के रक्षा विभाग ने दी है। बताया जा रहा है कि यह खरीदी पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी होगी। यूक्रेन की ओर से बयान दिए जा रहे हैं कि ज्यादातर रूसी टुकड़ियों और गाड़ियों पर ड्रोन से हमला करना आसान है। 2024 में यूक्रेन ने ऐसे 15 लाख ड्रोन खरीदे थे। तकरीबन सभी यूक्रेन में बनाए गए थे। यूक्रेन अपने बनाए ड्रोन पर ही भरोसा करता है। 2024 से ही यूक्रेन एफपीवी ड्रोन विकसित करने में लगा है। 2022 के बाद से घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन बढ़ने लगा और 2024 के साल में 22 लाख ड्रोन का उत्पादन हुआ। सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडल की लागत $1000 से भी कम बताई जाती है। इसके जरिए टैंक से लेकर लड़ाकू विमान सभी नष्ट किए जा सकते हैं, ड्रोन भी नष्ट किए जा सकते हैं। फरवरी महीने में यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी है कि एफपीवी ड्रोन के इस्तेमाल से 1600 से अधिक रूसी ड्रोन गिरा दिए गए। यूक्रेन की सेना के हैंडल पर ऐसे वीडियोस की भरमार है जिनमें ड्रोन से हमला दिखाया जा रहा है। जिन रूसी विमानों को इस ड्रोन से ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है उनकी कीमत $50 मिलियन से अधिक होती है। बताया जा रहा है कि इस तरह के 13 विमान तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन का दावा है 40 विमान तबाह किए गए हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन ने खुद को ड्रोन के मामले में आत्मनिर्भर कर लिया है और एआई से जोड़कर इसका रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा है। इसके पहले यूक्रेन ने तुर्की के TB2 ड्रोन से रूस पर हमला किया था। एक सवाल है जो भारत में उठने चाहिए कि इस दौरान यूक्रेन ने ड्रोन बनाने की उन्नत तकनीक कैसे विकसित की। तकनीक के साथ साथ ड्रोन हमले की रणनीति भी यूक्रेन ने बदल दी है। भारत क्या कर रहा था और यूक्रेन क्या कर रहा था, दोनों के मुकाबले भारत कहां है? तो जंग के बीच यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन विकसित किया है और ड्रोन के सहारे ही लड़ने लगा है। लेकिन ज़ेलेंस्की 18 महीने से रूस के भीतर ड्रोन से हमले की तैयारी कर रहे थे। आपको यह याद तो होगा, व्हाइट हाउस में ट्रंप और उपराष्ट्रपति वांस ज़ेलेंस्की से भिड़ गए। ज़ेलेंस्की भी उनसे भिड़ गए। सुना कम सुना दिया ज्यादा। एक पत्रकार ने उनके कपड़े पर कमेंट करते हुए कह दिया, आप सूट क्यों नहीं पहनते? क्या आपके पास सूट है?
तो जेलेंस्की ने इस पर भी जवाब दिया, अभी मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब मैं कॉस्ट्यूम पहन लूंगा, तब शायद आपके जैसे कपड़े पहन लूंगा, शायद कुछ सस्ता पहन लूंगा। व्हाइट हाउस से ऐसी ठसक से जेलेंस्की निकल गए जिसकी कल्पना भारत के नेता नहीं कर सकते, और ना इस तरह से जवाब भारत के एकमात्र ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। जेलेंस्की को अगर ट्रंप ने कहा होता कि उन्होंने डील की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया तो जेलेंस्की का जवाब जरूर आया होता। व्हाइट हाउस के इस प्रसंग के बाद भी दुनिया को लगा जेलेंस्की हल्के नेता हैं, उनकी कोई औकात नहीं। ट्रंप को चैलेंज कर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन रूस की सीमा के भीतर हमला करने के बाद जेलेंस्की को इस तरह के सूट में दिखाया जा रहा है, बादशाह के पत्ते के साथ दिखाया जा रहा है, यानी ट्रंप के जवाब के रूप में। ट्रंप ने कहा था उनके पास बचाव के लिए कोई कार्ड नहीं। क्या यह सब झांसा था, ड्रामा था, या अमेरिका को वाकई कुछ पता नहीं चला? इस्तांबुल में दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए मॉस्को की टीम उतरी ही थी कि हमले की खबर को लेकर पत्रकार सवाल करने लगे। तब रूस के प्रतिनिधि ने कहा, कल का इंतजार कीजिए, शांति वार्ता में भाग लेने के लिए यूक्रेन की भी टीम पहुंच गई है। जिस वक्त शांति वार्ता होने जा रही हो उसी वक्त रूस के भीतर 5500 किलोमीटर तक 5-5 इलाके में यूक्रेन हमले को अंजाम देता है। एक सैन्य हवाई अड्डा तो मॉस्को से 200 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि $7 अरब के रूसी बमवर्षक विमान तबाह कर दिए गए हैं, मगर इस दावे की ठोस पुष्टि नहीं की जा सकी है। बीबीसी ने लिखा है कि जरूरी नहीं कि शांति वार्ता पर इन हमलों का कोई असर पड़े। इस वार्ता का मकसद फैसला लेना नहीं, बातचीत करना है। कुछ लोग यह भी कहने लगे हैं कि यह हमला करके यूक्रेन रूस को झकझोर कर शांति की ओर ले आना चाहता है। जितने प्रकार के दावे किए जा रहे हैं उससे साफ है कि कोई ठीक नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। सारी दुनिया में मजाक हो रहा है। लोग कंटेनर वाले ट्रक का फोटो लगाकर लिख रहे हैं, सबके पास समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और यूक्रेन के पास ट्रक है। लकड़ी के बक्से में छिपाकर ड्रोन भेजा गया। जब ट्रक रूसी हवाई अड्डे के करीब पहुंचा तो उसे रिमोट से ही खोला गया और ड्रोन उड़ान भरने लगा। पास के सैन्य हवाई अड्डे पर हमला होने लगता है। ट्रक के कंटेनर से 117 ड्रोन निकले और एयरबेस पर रखे Tu-95, Tu-22M3 बमवर्षक विमान ध्वस्त कर दिए गए। दावा किया जा रहा है कि 34% विमानों को ध्वस्त कर दिया गया। कहीं पर इसकी संख्या 41 बताई जा रही है, कहीं पर 50। Tu-95 बमवर्षक विमान 8 मिसाइलें लेकर जा सकता है। इसके जरिए हजारों किलोमीटर की दूरी तक मार हो सकती है, इसलिए ऐसे विमान रूस के भीतरी इलाकों में रखे जाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले में रूस का A-50 भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यह अवाक्स की तरह का सिस्टम है जो हवा में दुश्मन के विमानों को भांप लेता है और अपने विमानों को हमला करने के लिए निर्देश देता है। यूक्रेन की टीमों ने 3 टाइम जोन में काम किया और स्ट्राइक से पहले सबको सुरक्षित वापस बुला लिया। सुरक्षा मामलों के जानकार लिख रहे हैं कि रूस को काफी क्षति हुई है। रूस अब यह बॉम्बर फिर से नहीं बना सकता है। कुछ $100 के ड्रोन करोड़ों के विमानों का सफाया करके आ गए। जिन लड़ाकू विमानों से यूक्रेन को खतरा था, यूक्रेन ने उन्हें हवाई अड्डे पर ही नष्ट कर दिया। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग प्रकार की बातें कही जा रही हैं। लिखा जा रहा है कि इस हमले के बाद रूस की हवाई हमले की क्षमता काफी कम हो गई है। रूस ने कहा है यूक्रेन के हमले का जवाब दिया जाएगा। इन हमलों को रोका भी गया है। RT-TV पर खबर चल रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ, कई हमलों को रोका भी गया। हमले के बाद जेलेंस्की ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं। वे यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं के प्रमुख वासिल माल्युक को गले लगा रहे हैं। लिखते हैं, आज के हमले के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है, पूरी तरह से शानदार रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट जिसे अकेले यूक्रेन ने हासिल किया है। इसे अंजाम तक लाने में 1 साल 6 महीने 9 दिन लगे। हमारा अब तक का सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन रहा। जेलेंस्की ने कहा कि इस ऑपरेशन में जो लोग शामिल थे उन्हें समय रहते बुला लिया गया। मैं यूक्रेन की सुरक्षा सेवा को यह आदेश दे चुका हूं कि जनता को वो सभी जानकारियां और नतीजे बताए जाएं जो बताए जा सकते हैं। जाहिर है इस समय सब कुछ नहीं बताया जा सकता, मगर इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन ने जो किया है उसे इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। यूक्रेन आत्मरक्षा में यह कर रहा है और सही कर रहा है। हम जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। रूस को एहसास दिलवाना चाहते हैं कि इस युद्ध को खत्म करना होगा।
रूस ने इस युद्ध को शुरू किया था, रूस को ही खत्म करना चाहिए। यूक्रेन की जय, ज़ेलेंस्की लिखते हैं। और यह भी साफ करते हैं कि यूक्रेन ने अपने दम पर इस हमले को अंजाम दिया। 19 महीने तक यूक्रेन अकेले अपने दम पर इसकी योजना बनाता रहा, किसी को खबर नहीं लगी। क्या अमेरिका को पता ही नहीं था? तब तो ट्रंप पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। इसकी कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है व्हाइट हाउस की तरफ से। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा है, ट्रंप प्रशासन को यूक्रेन के हमले का पता नहीं था। इस हमले के बाद से अब तक ट्रंप का बयान नहीं आया है, लेकिन ट्रंप पिछले कई दिनों से शांति वार्ता में सहयोग नहीं करने के कारण पुतिन की आलोचना किए जा रहे थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान नहीं आया है। कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद पुतिन यूक्रेन के अलावा यूरोप के अन्य देशों पर भी हमला कर सकते हैं। कविता कृष्णन यूक्रेन के मसले पर नजर रखती हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले द हिंदू में एक लेख लिखा। इस लेख से यही समझ बनती है कि अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस को इस युद्ध के लिए उकसाया है। रूस और यूक्रेन मामलों के जानकार जॉन मीयरशाइमर ने रूस के हमले के ठीक एक हफ्ते बाद ही कह दिया कि पुतिन के साथ किसी भी प्रकार के शांति समझौते का मतलब यही होगा, यूक्रेन अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसे दे और नेटो की सदस्यता भूल जाए, यहां तक कि अपना लोकतंत्र भी भूल जाना होगा। रूस के लिए यूक्रेन जैसा लिबरल लोकतंत्र एक खतरा है, इसलिए पुतिन यूक्रेन में प्रो रूसी सरकार बिठाना चाहते हैं। उन्होंने एक बात कही कि अगर आप छड़ी लेकर उनकी आंख में मारेंगे तो रूस की ओर से प्रतिक्रिया आएगी। असल दुनिया में यूक्रेन के पास अपना राजनीतिक मॉडल, अपनी विदेश नीति चुनने की आज़ादी नहीं है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सत्ता और शक्ति के कई केंद्र हैं, वहां पर यह मुमकिन ही नहीं। मीयरशाइमर ने कहा है कि पुतिन जो सरकार यूक्रेन में चाहते हैं, ट्रंप उन्हें देने को उत्सुक नजर आते हैं। अगर इस बात में दम है तो यही मतलब है कि यूक्रेन भले दावा कर रहा हो कि उसने अकेले दम पर यह सब किया है, पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, बल्कि अधिक से अधिक सवालों के साथ पूरे मामले को परखिए। क्या ज़ेलेंस्की अपनी सत्ता बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं? इसका जवाब मिलेगा रूस की प्रतिक्रिया से। अगर रूस यूरोप के देशों पर हमला करता है तब मामला हाथ से निकल जाएगा। यूक्रेन के ऑपरेशन का नाम स्पाइडर्स वेब रखा गया है, मकड़ी का जाल। मुझे लगता है यह नाम बहुत दिलचस्प है। भारत इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के नाम और उसके राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर उलझा हुआ है, लेकिन यूक्रेन मकड़ी का जाल बुनने में लगा था। रूपकों और नामों के इस्तेमाल से भी पता चल जाता है दोनों देश युद्ध को किस नजर से देखते हैं। रगों में गरम सिंदूर दौड़ाने वाले नेता चूक गए मकड़ी की नाजुक जाल की ताकत को समझने में। देखने में बहुत नाजुक है मकड़ी का जाल, लेकिन कुदरत के बनाए सबसे मजबूत फाइबर में से एक होता है। अगर आप ग्राम दर ग्राम के हिसाब से देखें तो स्टील से भी काफी अधिक मजबूत होता है, बहुत लचीला भी, टूटने से पहले 5 गुना तक खींच जाता है। अगर आप सही एंगल पर और रोशनी में नहीं हैं तो दिखाई भी नहीं देता। मकड़ी के जाल में उड़ता हुआ कोई कीड़ा जब फंस जाता है, उसमें चिपक जाता है, निकल नहीं पाता, निकलने की कोशिश में और उलझता जाता है, और जिस दौरान वो निकलने को तड़फड़ा रहा होता है, मकड़ी उसे जहर देकर मार डालती है। जरूरी नहीं कि अपने शिकार को फौरन ही खा ले, कभी कभी जाल में लपेट कर रख देती है, बाद में खाती है। यूक्रेन के हमले की एक और तुलना पौराणिक ग्रीस के ट्रोजन हॉर्स से की जा रही है। ट्रॉय के युद्ध के दौरान ग्रीक सेना ने एक बड़ा सा घोड़ा बनाया जो अंदर से खोखला था, उसमें सैनिकों को छिपाकर भर दिया गया। इस घोड़े को ले जाकर ट्रॉय की सेना को भेंट किया गया और कहा कि हम यह घोड़ा देवी अथीना के लिए दे रहे हैं। अगर ट्रॉय के लोग इस घोड़े को स्वीकार करेंगे तो उनके शहर पर कभी कोई विपदा नहीं आएगी। ग्रीस की बाकी की सेना ने कहा हम युद्ध छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन पास के एक टापू पर जाकर इंतजार करने लगे। तमाम चेतावनियों के बाद ट्रॉय की सेना उस घोड़े को शहर के भीतर ले आई। रात में घोड़े में से सैनिक बाहर निकल आए, शहर के दरवाजे खोल दिए, जिससे ग्रीक सेना अंदर घुस आई और हमला बोल दिया। आज एक खास किस्म के कंप्यूटर वायरस को ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, दुनिया हैरान है। 19 महीने से यूक्रेन इस हमले की तैयारी कर रहा था, सफल भी हो गया। बिना किसी चूक के ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। हिंदी अखबारों में घुसकर मारने की हेडलाइन अब कितनी अलग नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में घुसकर मारने का डायलॉग और
यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के तहत रूस के भीतर 5500 किलोमीटर घुसकर मारने की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन कहां तक घुसा जा सकता है, घुसकर मारा जा सकता है, मात्र 15 से 20 दिनों के भीतर सारी समझ बदल जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर में घुसकर मारेंगे टाइप संवाद बोल रहे हैं। यहां जेलेंस्की ने बिना संवाद के ही घर में घुसकर मारने की सीमा की समझ बदल दी। मजबूत और ताकतवर नेताओं ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, बस आग में झोंक दिया। वो आग चाहे युद्ध का हो या फिर गरीबी का। छाती नापकर और घुड़सवारी देकर नेता बनाने वाली जनता ने दो विश्व युद्धों से कुछ नहीं सीखा है। गजा की तबाही पर भी जनता नहीं जागी और अब सब रूस की दया पर निर्भर है कि परमाणु हमला करेगा या नहीं। हमें यह समझना होगा कि यह क्यों कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने हमला कर दुनिया को पर्ल हार्बर के मुहाने पर पहुंचा दिया है। दिसंबर 1941 में जब जापानी नौसेना ने अमेरिका के हवाई में पर्ल हार्बर बंदरगाह पर खड़े अमेरिकी बेड़ों को ध्वस्त कर दिया था। हमला इतना अचानक था कि अमेरिका स्तब्ध रह गया और फिर उसके बाद जो हुआ दुनिया ने देखा। अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 4 साल बाद जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराता है। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। जापान पर परमाणु हमले ने युद्ध की सारी समझ बदल दी और इंसानी सनक का चरम भी दिखा दिया। क्या यूक्रेन ने रूस पर हमला कर फिर से दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है? दुआ कीजिए ऐसा ना हो। किसी के पापा भी वॉर रुकवा दें तो उनका वेलकम कर लीजिए। रुकवा देने पर ही रोड शो होना चाहिए। भारत की राजनीति बहुत तेजी से हिंदू बनाम मुसलमान पर लौट रही है। टीवी चैनलों पर बकरीद को लेकर बहस चलने लग जाएगी। लेकिन दुनिया के देश अपनी रक्षा तैयारियों को पूरी तरह से बदल चुके हैं। यूक्रेन जैसे देश ने दिखा भी दिया। दुनिया युद्ध के लिए उतावली हो रही है। जनता के पास अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, किताबों से दूर है, इतिहास से नासमझ है। रील देखने वाली जनता को डायलॉग परोसा जा रहा है कि वह युद्ध करे, युद्ध करे। सन की नेताओं के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? लेकिन बम किसी नेता के घर पर नहीं गिरता, जनता का घर मिट्टी में मिल जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।